तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं आयनिक यौगिकों के लक्षण। दोस्तों ये है लेक्चर नंबर 7 और इसके अंदर हमको समझना है आयनिक यौगिकों के लक्षण। कल मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों आयनिक बंध। क्या पढ़ाया था दोस्तों? आयनिक बंध पढ़ाया था। और आयनिक बंध दोस्तों उसमें आयनिक यौगिक जो कैसे बनता है वो मैं आपको समझाऊं। तो आयनिक यौगिक दोस्तों जब आयन होते हैं दोस्तों, ये आयन आपस में आयन होते हैं, जैसे कि इसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, Na+ और Cl-। जैसे कि दो आयन हैं, ये दो आयन होते हैं वो आपस में दोस्तों आकर्षित होकर के एक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो ये बनाते हैं NaCl। तो एक NaCl बना है वो क्या कहलाता है दोस्तों? आयनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आयनिक यौगिक कहलाता है। तो इसी तरह से आयनिक यौगिक आयनिक बंध के द्वारा ही बनते हैं दोस्तों। तो अब हम समझते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो लक्षण है वो है भौतिक अवस्था। वो क्या है? भौतिक अवस्था। दोस्तों यदि मैं बात करूंगा आयनिक यौगिक की, तो दोस्तों आयनिक यौगिक होते हैं वो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं ये? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आयनिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, जो कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दोस्तों आयनिक यौगिक होते हैं उसमें विपरीत आवेश के आयन जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास में आते हैं, और जब पास पास में आते हैं तो दोस्तों ये क्या बनाते हैं? क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ये दोस्तों क्या बनाते हैं? क्रिस्टल जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? क्रिस्टल जालक बनाते हैं। तो क्रिस्टल जालक का मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये फोटो लगा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं NaCl होता है, इसका एक क्रिस्टल दोस्तों होता है जालक, जो कि क्रिस्टल जालक Na+ और Cl- होते हैं, वो जुड़ करके दोस्तों एक बड़ा सा क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आराम से दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों कि इसमें जो संख्या होती है धनायन और ऋणायन की, वो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों धनायन और ऋणायन की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। तो पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को। भौतिक अवस्था की अगर मैं बात करूंगा तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन विपरीत आवेश वाले जो आयन होते हैं वो दोस्तों बहुत नज़दीक आते हैं और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। उस क्रिस्टल जालक के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात में अगर मैं बात करूं दोस्तों लक्षण के अंदर, तो वो हो जाती है दोस्तों गलनांक एवं क्वथनांक। दूसरी जो बात आती है वो है दोस्तों गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक दोस्तों, गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक और गलनांक इसकी अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों क्रिस्टलीय जो आपके ठोस होते हैं यानी कि आयनिक यौगिक, इसी कारण से आप समझ चुके होंगे कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है। तो इसका मेन पॉइंट हो जाएगा कि इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? काफ़ी उच्च होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? काफ़ी उच्च होते हैं। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों इसमें क्रिस्टल जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें धनायन एवं ऋणायन होते हैं, वो एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होता है, स्थिर जो बल होता है या फिर आयनिक बंध होता है, उसके द्वारा वो बंधे रहते हैं। और बंधे रहने के दोस्तों वहाँ पर जो बल होता है आपका वो कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। और इनको काफ़ी दोस्तों ज़्यादा ऊर्जा में अलग करना पड़ता है, यानी कि इनको अलग करना है, पृथक करना है, तो दोस्तों इनके लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी कारण से इनके गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी उच्च होते हैं। मैं आपको एक ही पॉइंट में समझाऊं तो गलनांक का मतलब होता है कि दोस्तों इसको हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ले जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में NaCl होता है, इसको तोड़ना है तो Na+ में टूटता है और Cl- में तोड़ना है। दूसरी चीज़, अगर द्रव अवस्था से इसको गैस अवस्था में ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में यदि ये लिक्विड फॉर्म में है तो दोस्तों इसको हम लोग यानी कि लिक्विड फॉर्म में तो यही हो जाएंगे आयन होते वो, और इसको दोस्तों हमको गैस फॉर्म में ले जाना है, Na+ गैसी फॉर्म में ले जाना है और Cl- गैसी फॉर्म में ले जाना है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसी कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं दोस्तों? काफ़ी उच्च होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? काफ़ी उच्च होते हैं। आ गई बात समझ में?
इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी बात, किसकी बात करते हैं दोस्तों, तीसरी बात लक्षणों की तीसरी बात करते हैं दोस्तों। तो लक्षण में तीसरी बात आ जाती है विलेयता। क्या बात आ जाती है दोस्तों, विलेयता, विलेयता। थोड़ा सा यहाँ पे मिट रहा है, इसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सोल्यूबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो सोल्यूबिलिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, विलेयता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो विलेयता होती हैं आयनिक यौगिकों की, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर दो विलायक होते हैं। अगर मैं विलेयता की बात करूं तो वहां पे दो विलायक होते हैं। पहला जो विलायक होता है दोस्तों वो होता है ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट होता है। ध्रुवीय विलायक होता है दोस्तों। ध्रुवीय विलायक कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए दोस्तों। तो ध्रुवीय विलायक के एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों जल, कौन हो जाता है, जल यानी कि H2O। इसके अलावा द्रव NH3, द्रव NH3 व द्रव SO2। तो ये जो होते हैं जो कि ध्रुवीय विलायक होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय विलायक होते हैं। इसके अंदर दोस्तों आयनिक यौगिक होते हैं। इसके अंदर दोस्तों आयनिक यौगिक होते हैं, वो कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे वो घुल जाते हैं, विलेय होते हैं। विलेय का मतलब आप समझ जाना ना, घुलना, ठीक है, विलेय का मतलब होता है घुलना। तो ध्रुवीय विलायक के अंदर जो आयनिक यौगिक होते हैं वो घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, घुल जाते हैं। दूसरा जो विलायक होता है दोस्तों वो होता है अध्रुवीय विलायक। दूसरा जो विलायक होता है दोस्तों वो होता है अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों, एक तो आपका बेंजीन, एक तो हो जाएगा आपका बेंजीन यानी कि C6H6 होगा। एंड इसके अलावा होता है दोस्तों का CCl4 होता है ना, CCl4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। CCl4 ही लिख देता हूँ मैं, इसका पूरा नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, आदि। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो यौगिक होते हैं इस अध्रुवीय विलायक के अंदर ये दोस्तों अविलेय होते हैं, घुलते नहीं हैं, अविलेय होते हैं। कैसा होता है ये, अविलेय होते हैं यानी कि नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, है ना, नहीं घुलते हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं और इस 3 पॉइंट में भी मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से जो ध्रुवीय अणु होते हैं और जो आयनिक यौगिक के अणु होते हैं वो आपस में आकर्षित होते हैं और ये किस तरह से विलय होते हुए मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। यदि आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपको बारीकी से समझाऊं तो हमारे पास में दोस्तों आयनिक यौगिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयनिक यौगिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग एक विलायक के अंदर घोलते हैं। जैसे मैंने आयनिक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों, आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों NaCl। क्या ले लिया है, NaCl। अब मैं इस NaCl को जल के अंदर घोलता हूँ। यदि मैं इसको दोस्तों जल के अंदर घोलता हूँ, NaCl होता है ये दोस्तों Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है जब इसको मैं दोस्तों जल के अंदर घोलता हूँ तब। जब इसको मैं दोस्तों जल के अंदर घोलता हूँ तब जल के अंदर भी दोस्तों दो चीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस। ध्रुवीय विलायक के अंदर भी दोस्तों प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो यौगिक होता है आपका आयनिक यौगिक, इसको जैसे हमने ध्रुवीय विलायक यानी कि विलायक के अंदर हमने जैसे ही घोला ये आयनों में टूट जाता है। जब ये आयनों में टूट जाता है तो जो विलायक के अणु होते हैं वो इन आयनों के बीच में आ जाते हैं, यौगिक के आयनों के बीच में आ जाते हैं और बीच में आकर के दोस्तों ये क्या करते हैं, इनको आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये होगा यदि हमारे पास में विलायक के अंदर यदि Na प्लस होगा, इसकी बात करें, ये यौगिक का दोस्तों आयन है, यौगिक का,
आयन है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो इसके चारों ओर जो घेरने आएंगे वो दोस्तों आएंगे ध्रुवीय विलायक, और ध्रुवीय विलायक होते दोस्तों ये इसके चारों ओर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से दोस्तों वो क्या करते हैं, एक हम ये मिसेल की तरह ही होता है यहाँ पे भी, तो इस तरह से वो क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि जैसे यौगिक का धन आयन है तो उसके साथ में जो विलायक के अणु लगने वाले हैं, ठीक है, विलायक के जो अणु लगने वाले हैं उसका ऋण आवेशित सिरा होगा वो धन आवेशित की ओर होगा, और जो धन आवेशित सिरा होगा वो बाहर की तरफ होगा। जैसे ऋण आवेशित सिरा है वो दोस्तों इस अणु की तरफ होगा क्योंकि ये प्लस है इस कारण से, और माइनस प्लस होगा वो बाहर की तरफ होगा। सेम सब में होगा यहाँ पे, आ गई बात समझ में यहाँ तक, ऐसे होगा माइनस प्लस। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखोगे, यदि दोस्तों आप लोग देखोगे ऋणायन के अंदर, जैसे हमारे पास में Cl माइनस है, ये एक आयनिक यौगिक का आयन है, ठीक है, तो इसके चारों ओर आप अगर देखोगे विलायक अणु के विलायक अणु के विलायक अणु के विलायक अणु के अणु को, तो दोस्तों ये इस प्रकार से इसके चारों ओर भी आकर्षित हो जाएंगे, इसको भी घेर लेंगे, इस आयन को भी घेर लेंगे ऐसे। लेकिन समझने जैसी बात ये है दोस्तों कि ये नेगेटिव है आयन यौगिक का, इसलिए जो विलायक अणु होंगे उसका पॉजिटिव सिरा उसकी तरफ होगा और नेगेटिव सिरा बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव सिरा उसकी तरफ, नेगेटिव सिरा बाहर की तरफ। इस टाइप से दोस्तों वे आकर्षित होते हैं और ये घुल जाते हैं ध्रुवीय विलायक के अंदर, ठीक है, ध्रुवीय विलायक के अंदर। और अध्रुवीय की तो बात ही नहीं रहती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अध्रुवीय होता है उसमें दोस्तों अध्रुवीय होता है उसमें ये घुलते नहीं हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों, तो इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों हम लोग कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, ये जो घुल रहा है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों सॉल्वेशन। इसको हम कहते दोस्तों, इस प्रोसेस को हम लोग कहते दोस्तों सॉल्वेशन। क्या कहते हैं इसको, सॉल्वेशन। हिंदी में भी बताऊंगा क्या कहते हैं इसको, तो हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों विलायकन। क्या कहते हैं इसको, विलायकन, सॉल्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना ये चीज़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये जब जुड़ते हैं, आकर्षित होते हैं, तो यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ से दोस्तों एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है। यहाँ पर समझना ध्यान से दोस्तों, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा जब मुक्त होगी तो उस ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों सॉल्वेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं इसको। किसके नाम से जानते हैं इसको, सॉल्वेशन एनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। सॉल्वेशन एनर्जी को हिंदी में कहते हैं विलायकन ऊर्जा। प्रोसेस को कहते हैं विलायकन, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यदि दोस्तों हमारे पास में जल का यूज़ किया गया है, यदि हमारे पास में विलायक के फॉर्म में जल का यूज़ किया गया है, तो फिर इसको कहते हैं दोस्तों हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यदि हमने किसका यूज़ किया गया है, जल का यूज़ किया गया है, तब एनर्जी जो मुक्त होगी, तब ऊर्जा जो मुक्त होगी, इस ऊर्जा को हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइड्रेशन एनर्जी। अगर फ्रेम में कट रहा है तो आप लोग लिख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं इसको। हाइड्रेशन एनर्जी को कहते हैं दोस्तों हिंदी में जल योजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, ठीक है, ये ल लिखा है। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाया कि आयनिक यौगिकों के अंदर विलेयता क्या चीज़ होती है इसके बारे में। अब इसके अलावा दोस्तों 3 पॉइंट और हैं, इसको क्लियर करते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो इसको। दोस्तों आयनिक यौगिकों के लक्षण में जो 5वां पॉइंट है, वो 5वां पॉइंट है दोस्तों विद्युत चालकता। 5वां पॉइंट है दोस्तों विद्युत चालकता। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो विद्युत चालकता की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान है। देखिए विद्युत चालकता की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो देखो ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के
कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं ये? कुचालक होते हैं, मतलब इसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती है, विद्युत धारा नहीं बहती है, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं वो? कुचालक होते हैं, कुचालकता दर्शाते हैं तो कुचालक होते हैं। लेकिन दोस्तों द्रव अवस्था में, समझना बात को ध्यान से, द्रव अवस्था में, इसको गलित अवस्था भी कह सकते हैं, द्रव अवस्था या गलित अवस्था में ये विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं? अच्छे चालक हो जाते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जैसे मैं आपको NaCl का ही एग्जांपल लेकर के बताऊं, तो ये जब ठोस होता है, जब ये ठोस होता है तो उस टाइम पे आयन मुक्त नहीं होते हैं। जब ये ठोस होता है उस टाइम पे दोस्तों आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते, आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते, आयन मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने इस NaCl को, साधारण जो नमक होता है, इसको हम लोगों ने जल के अंदर घोल दिया, इसको हमने जल के अंदर घोल दिया, ठीक है, जल में इसको हम लोग घोल देंगे, तो इससे फिर आगे क्या हो जाएगा? Na+ और Cl-, Na+ व Cl- में आयनों में टूट जाते हैं, में टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं? में मुक्त हो जाते हैं, में मुक्त हो जाते हैं। अब फिर आयन जब बनते हैं तो फिर दोस्तों आयनों के अंदर विद्युत धारा होती है, वो प्रवाहित होती हैं। इसी कारण से ये द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में ये दोस्तों कुचालक होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों छठा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों समावयता, समावयवता, आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, समावयवता। समावयवता की मैं बात करूँ दोस्तों तो समावयवता होती है, ये आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं ये प्रदर्शित करते हैं। समझना इस बात को ध्यान से, आयनिक यौगिक होते हैं वो दोस्तों समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। मैं सीधा लिख रहा हूँ प्रदर्शित करते हैं, आप लोग समझ जाना कि आयनिक यौगिक होते हैं वो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर आयनिक यौगिक जो होता है उसमें जो आयनिक बंध होता है, या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं विद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जो आयनिक बंध होता है वो दोस्तों अदिशात्मक होता है। कैसा होता है? अदिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये? नॉन डायरेक्शनल होता है। जब नॉन डायरेक्शनल होता है दोस्तों, इसी कारण से नॉन डायरेक्शनल होता है दोस्तों, इसी कारण से दोस्तों यह कैसे होते हैं? यह दोस्तों समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आ गई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर जो इसको दो नाम होता है आयनिक बंध के, विद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं, आयनिक बंध भी कहते हैं। तो ये कैसा होता है? अदिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसी कारण से ये क्या होते हैं? समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा सातवां एक पॉइंट है दोस्तों जो कि है आयनिक अभिक्रियाएं। सातवां पॉइंट है आयनिक अभिक्रियाएं। देखिए आयनिक अभिक्रिया तो आप बहुत समझी होगी कि आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया, सिंपल है। आयनिक अभिक्रिया आयनों के द्वारा होती है, ठीक है, आयनों द्वारा होती है, आयनों द्वारा होती है। तो आयनिक अभिक्रिया आयनों द्वारा होती है, ठीक है, आयनों द्वारा होती है। लेकिन दोस्तों ये जो आयनिक अभिक्रिया होती हैं, ये आयनिक अभिक्रिया दोस्तों अत्यधिक तीव्र होती हैं। कैसी होती है? अत्यधिक तीव्र होती है, मतलब बहुत ही फास्ट हो जाती है, अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं, अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं। इसके अगर मैं टाइम की बात करूं दोस्तों तो ये लगभग होते हैं, ये लगभग जो होते हैं दोस्तों ये 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड्स के अंदर ही पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया ये बहुत तीव्र होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। बाकी इसके बाद भी डाउट रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है वो दोस्तों कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।